नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज हम फिर एक नया पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा का पहली इकाई का तीसरा पाठ, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसकी विधा है वैचारिक निबंध। इसके लेखक अर्थात रचनाकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहले हम लेखक का परिचय लेंगे। लेखक का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में सन 1907 में हुआ और मृत्यु वहीं पर मतलब उत्तर प्रदेश में 1989 में हुई। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के बहुत ही जाने माने लेखक और रचनाकार है, जिन्होंने अपनी कलम से कई रचनाओं को जन्म दिया है। और केवल हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला इन भाषाओं में भी उनका वर्चस्व था। इनकी प्रमुख कृतियां अशोक के फूल, कल्पलता जो कि निबंध है, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा ये उनके उपन्यास है आदि। अब हम गद्य संबंधी जानेंगे, जिसमें पूरे पाठ का सारांश है। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। बच्चों, इसी बात को हम पाठ के माध्यम से विस्तार से देखेंगे। तो पाठ आरंभ करते हैं। पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जिन शब्दों के नीचे मैंने अधोरेखांकित किया हुआ है, उन शब्दों का अर्थ मैं स्पष्टीकरण देते समय आपको बताया करूंगा। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? देखिए बच्चों, आपकी भी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन तुमसे जो छोटे बच्चे होते हैं वे अक्सर अपने माँ बाप को कभी कभी ऐसे सवाल पूछते हैं कि माँ बाप उनका क्या जवाब दे। ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं, यानी उलझन में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। और ऐसे समय लगता है कि पिता जो होता है वो एक अल्प ज्ञानी, कम ज्ञान वाला एक दयनीय अर्थात लाचार जीव होता है। लेखक के साथ ऐसा ही हुआ है। किसी दिन लेखक की छोटी लड़की ने जब पूछा पिताजी को कि पिताजी आदमी अपने नाखून क्यों बढ़ाता है, तो लेखक जल्दी से उसका कोई जवाब नहीं दे पाया। क्योंकि आपने देखा होगा, आज अगर हमने नाखून काटे तो तीसरे दिन वो फिर से बढ़ जाते हैं, यानी धीरे धीरे उनका बढ़ना जारी रहता है। अगर काटो तो चुपचाप दंड अर्थात सजा वो स्वीकार कर लेते हैं। लेखक ने यहाँ पर सुंदर उपमा दी है, यानी नाखूनों को काटना यानी उन्हें दंड देना, लेकिन ये दंड वो स्वीकार कर लेते हैं। और जैसे कोई बेशरम अपराधी होता है, उसे चाहे कितनी भी बार जेल में क्यों न डाल दिया जाए, वो छूटने के बाद फिर से वही हरकतें करता है। उसी तरह ये नाखून काटने के बावजूद भी कुछ समय में फिर से बढ़ने लगते हैं। आखिर ये इतने बेहया अर्थात बेशरम क्यों है? आगे बढ़ते हैं। कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी, आवश्यकता थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग के बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। बच्चों, आप जानते होंगे कि मनुष्य जाति का एक अपना अलग ही इतिहास है। बहुत साल पहले यानी लाखों साल पहले मनुष्य जो था जंगली था, जंगलों में रहता था और किसी वन मानुष की तरह, यानी वो कहते हैं ना हमारे पूर्वज बंदर थे, तो किसी वन मानुष की तरह वो रहता था और उसे उस समय अपने नाखूनों की सख्त आवश्यकता थी। क्यों भला? क्योंकि इन्हीं नाखूनों के सहारे वो अपने जीवन की रक्षा करता था।
जैसे आजकल हम अपनी रक्षा के लिए हथियारों का उपयोग करते हैं, उस तरह उस काल में उसने नाखूनों का उपयोग किया। बहुत ही बड़े बड़े ऐसे उसके खतरनाक नाखून थे और उसका उपयोग वो किसी हथियार की तरह करता था। और नाखूनों के बाद दांत भी थे, बड़े बड़े दांत उसके थे। उन दांतों के सहारे वो काट भी सकता था किसी को। लेकिन धीरे धीरे उसने सोचा कि मेरे शरीर के अलावा मैं अन्य किसी वस्तुओं का प्रयोग करूंगा। इसके बाद उसने अपने हड्डियों का प्रयोग हथियार के रूप में वो करने लगा। हो सकता है कि किसी जानवर के मरने के बाद उसके अंदर जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती है, उन हड्डियों का प्रयोग, या फिर किसी मनुष्य के अंदर जो हड्डियां होती है उसके मरने के बाद उन हड्डियों का प्रयोग उसने हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। समय आगे बढ़ता रहा, थोड़ी प्रगति होती रही। उसके बाद उसने हड्डियों के अलावा धातु के हथियार बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि धातु के हथियार और ज्यादा असरकारक होते हैं ना। लेखक कहता है कि इतिहास आगे बढ़ता रहा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ, यानी चकित होकर वो सोचते हैं कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। ये बिल्कुल सही है कि नाखून बढ़ाना एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। कक्षा में भी हमें अपने शिक्षक समझाते हैं कि नाखूनों को बढ़ाना नहीं। अपने माँ बाप भी हमें ये समझाते हैं कि नाखूनों को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, उसके अंदर मैल वगैरह चला जाता है और भोजन के समय वही मैल हमारे पेट के अंदर चला जाता है, जो कि बीमारी का कारण बन सकता है। नाखून रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। बहुत ही सुंदर वाक्य है ये। मनुष्य को सचमुच नाखून बढ़ाने नहीं चाहिए, क्योंकि नाखून बढ़ाना यानी एक पाशवी यानी पशुओं जैसा आचरण है। वो हम पशु होने का लक्षण है वो, और हम तो पशु है नहीं, जानवर है नहीं, हम तो है मनुष्य। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं चाहती। बहुत ही सुंदर वाक्य है ये भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी पाशविक जो वृत्ति होती है, जानवरों जैसा उनका बर्ताव होता है, उस पर चाहे कितना भी लगाम लगाया जाए, लेकिन बार बार वो वैसा ही आचरण करते हैं। मनुष्य होने के बावजूद भी उनका जो बर्ताव होता है किसी जानवर की तरह होता है, जैसे कि लोगों पर अत्याचार करना, मारना, पीटना, किसी का खून कर देना। तो ये पशुता मानो मरने के लिए तैयार ही नहीं है। लेखक आगे कहते हैं, अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। यहाँ पर ये 3 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, शरीर, मन और वाणी, अर्थात वाक। मनुष्य ने ये सोचना चाहिए कि हमें ये जो अनमोल शरीर, मन और वाणी मिली है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। अगर वो ये गहराई से सोचेगा, एकांत भाव से सोचेगा, तो उसे सहायता मिलेगी कि मैं कौन हूँ, मैं पशु हूँ या मानव हूँ। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। बिल्कुल सही है लेखक का ये कहना कि बड़े बड़े नाखून बढ़ाना आजकल मानो फैशन सा हो गया है, लेकिन ये नख बढ़ाना, नाखून बढ़ाना उसकी पशुत्व होने का वो सबूत है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। नाखून बढ़ाना अगर बहुत बड़ी बुराई है, पशुता है, तो नाखूनों को काटना ये मानवता का चिन्ह है, मानवता की निशानी है। यदि तुम अपने आप को मानव कहलाना चाहते हो तो तुम्हें नाखून कदापि बढ़ाने नहीं चाहिए। अरे नाखूनों का काम है, वो तो बढ़ते ही रहेंगे, लेकिन हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम उसे बार बार काटते रहे। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? देखिए, लेखक के दिल में ये विचार आना स्वाभाविक है कि इस विज्ञान युग में, इस साइबर युग में मनुष्य कहाँ बढ़ रहा है। वो पहले जैसा जंगली तो है नहीं। अगर वो पशुता की ओर बढ़ रहा है यानी वो हिंसाचारी है, उसके अंदर अभी भी हिंसा भरी हुई है, बुराइयां भरी हुई है, तो उसे मनुष्य कहलाने का कोई हक नहीं है। हमें मनुष्यता की ओर बढ़ना चाहिए, मानवता की ओर हमें बढ़ना चाहिए। तो मानवता की ओर अगर हमें बढ़ना है तो अस्त्र बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज हम देखते हैं कि हर देश में ऐसी मानो स्पर्धा सी मची हुई है, एक होड़ सी मची हुई है कि ज्यादा से ज्यादा अस्त्र शस्त्र, बम, परमाणु बम ये कौन से देश के पास होंगे। और जब तक ये स्पर्धा रहेगी मुझे नहीं लगता कि विश्व में शांति रहेगी।
तो लेखक आगे कहते हैं, मेरी निर्बोध बालिका यानी अज्ञानी बालिका जो कि मासूम है, निष्कपट है, उसने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। यानी नाखून बढ़ाना ये साबित करता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी पशुता बनी हुई है। जैसा कि मैंने बताया, पहले वाला जो मनुष्य था, जंगली या वनमानुष, बंदर जैसा, वो सारे काम अपने नाखूनों के द्वारा करता था, दांत से काटता था या फिर कच्चा मांस खाता था। वो जंगली था, वो उस समय की मांग थी। अपने आहार का प्रबंध करने के लिए वो जानवर को पकड़कर अपने नाखूनों के माध्यम से ही फाड़ता था। लेकिन अब हम बहुत आगे निकल आए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम नाखून बढ़ा रहे हैं तो हम पशुता की ओर जा रहे हैं, ऐसा लेखक का मानना है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। यहाँ पर सीधा सीधा लेखक का तात्पर्य यही है कि किसी भी देश वालों ने ये अस्त्र शस्त्र बढ़ाने नहीं चाहिए। जितने अस्त्र शस्त्र बढ़ेंगे उतने युद्ध की संभावना बढ़ती जाएगी। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। अपने स्वराज्य में नेताओं का ये सोचना स्वाभाविक है कि हमारे लोग या हमारा देश सुरक्षित कैसे रहेगा। नागरिक भी यही सोचते हैं कि सच्चे अर्थ में हम सुखी कैसे रहेंगे। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। हमारे देश की संस्कृति महान है, उज्जवल है, हम पर बहुत ही सुंदर संस्कार है, और इन संस्कारों के होते हुए, हमारी संस्कृति इतनी महान होते हुए, हमने बहुत सारे बंधन अपने पर स्वयं लगा लिए हैं। जैसे कि नाखून न बढ़ाना, ज्यादा बाल न बढ़ाना, किसी के साथ बुराई भरा व्यवहार न करना। ये बंधन हमने स्वयं प्रेरणा से अपने आप पर लगा लिए हैं और एक अच्छे मनुष्य बनने की पहचान हम दिखाते हैं। इसका सारा श्रेय हमारी संस्कृति और संस्कारों को देना चाहिए। अब अगले परिच्छेद में लेखक मनुष्य और पशु, इनके बीच क्या फर्क है वो बताना चाहते हैं। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है, अलग है? उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, दूसरों को चोट पहुंचती है तो इसे वेदना होती है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटों को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है, वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। एक आदर्श मनुष्य कैसा होना चाहिए, उसके लक्षण कौन से होने चाहिए? यहाँ पर लेखक ने बताया है कि वह संयमी हो, दूसरों के सुख दुख के प्रति उसके अंदर संवेदना हो, वह श्रद्धालु हो, वह तप करे, त्याग करे और किसी भी झगड़े टंटे में वो ना पड़े, क्योंकि झगड़ा टंटा करने से कोई सुखी हो ही नहीं सकता। कुछ लोग गुस्से में आकर अपना विवेक खो बैठते हैं और दूसरों पर आक्रमण कर देते हैं, हिंसक बन जाते हैं, उसकी जान ले लेते हैं, तो ये बुरा है। वचन, मन और शरीर, इसके द्वारा जो असत्याचरण किया जाएगा, गलत आचरण किया जाएगा, वो पूरी तरह से गलत है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा, यानी चला जाएगा, जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। मैंने पहले उल्लेख किया कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर प्रजाति के थे और उन्हें पूंछ भी थी, और धीरे धीरे जैसे मानव की उत्क्रांति होती गई वैसे वैसे उसकी पूंछ भी चली गई। तो लेखक कहता है कि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है, ऐसा अंदाजा है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसके नाखून हमेशा के लिए झड़ जाएंगे। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी, क्योंकि ये नाखून हमें हिंसा करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। शेर, बाघ, बिल्ली, इनके बड़े बड़े नाखून होते हैं। ये नाखूनों का उपयोग वे अपनी आत्मरक्षा के लिए करते हैं, लेकिन वो जानवर है, इतना जरूर ध्यान में रखें। हम जानवर नहीं है, बल्कि हम इंसान हैं। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। मरणास्त्र से यहाँ पर मतलब है अस्त्र शस्त्र, परमाणु बम आदि। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। कोई तुम पर बंधन डालेगा
और तब तुम नाखून काटोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें स्वेच्छा से अपने नाखूनों को बढ़ने नहीं देना चाहिए और बढ़ने पर उसे काटना चाहिए। जैसे हम दुर्गुणों का त्याग करते हैं तो नाखूनों को भी दुर्गुणों का प्रतीक मानकर उसे काट कर फेंक देना चाहिए, और ये मानव के लिए निश्चित रूप से आदर्श की बात होगी। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायासी बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है, उसकी निशानी है। हम कहते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। उनके अंदर कोई किसी प्रकार का मोह, छल, कपट, द्वेष, मत्सर ये दुर्गुण नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है उसके अंदर ये सभी दुर्गुण अनायास यानी अपने आप बिना किसी प्रयास के आने लगते हैं। और इन्हीं दुर्गुणों में से एक दुर्गुण है नफरत, घृणा। लेकिन ये घृणा पशुत्व का प्रतीक है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अपने को संयत रखना, यानी अपने आप पर काबू रखना, संयम रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, उसके भाव कौन से है, तो उसका आदर करना हमारा पहला कर्तव्य है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करते हैं। हमने पुराणों में देखा है कि बहुत सारे लोगों ने अपने महान ऋषियों ने जब तप किया है, अभ्यास किया है, बड़ी साधना की है, और इस साधना के बल पर, इस तप के बल पर उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति की है। तो उससे मनुष्य की महिमा, उसकी गरिमा सूचित होती है, सिद्ध होती है। आगे लेखक बताते हैं कि मनुष्य जीवन की सार्थकता किस बात में है? मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। वो कहते हैं ना, जियो और जीने दो। सचमुच अगर तुम अपने आप को मनुष्य या इंसान कहलाना चाहते हो तो तुम में प्रेम, मैत्री, त्याग और किसी और के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना, उसकी भलाई के लिए दे देना, ये सारे गुण तुम्हारे अंदर होने चाहिए। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। पशुओं जैसी उसकी ये स्वाभाविक प्रवृत्ति बन गई है कि वो नाखून बढ़ाकर जीना चाहता है और सफल बनना चाहता है, जो कि गलत है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। यानी मनुष्य जीवन की सार्थकता कब होगी? ऊपर लेखक ने जो मुद्दे बताए हैं उसके अलावा स्वनिर्धारित यानी उसका निर्धारण स्वयं करेगा मनुष्य, और अपने आप पर वो बंधन डालेगा कि मैं किसी भी प्रकार की बुराई नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार के दुर्गुण मैं अपने अंदर नहीं पालूंगा, सबकी भलाई के बारे में सोचूंगा। जब वो ऐसा करेगा तो सही मायने में उसका जीवन सार्थक होगा, ऐसा लेखक का मानना है। बस अंत में यही है कि नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। मैंने बताया ना, नाखूनों का काम है, वो बढ़ते रहेंगे, लेकिन उसे काटते रहना, उसका त्याग करते रहना, ये हमारा सच्चा मानव धर्म है। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो पशु और मानव इनके बीच किसी भी प्रकार का फर्क नहीं होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ यहाँ पर खत्म हो जाता है। मैं आशा करूंगा कि ये पाठ आपको अवश्य अच्छा लगा होगा, और इसका सबक भी ये है कि नाखून को हमें काटते रहना चाहिए, दुर्गुणों से हमें बचते रहना चाहिए, मैत्री भाव बढ़ाना चाहिए, मनुष्य को मनुष्य जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और जब भी हमारे अंदर कोई बुरी आदतें आ जाएगी उसे जल्द से जल्द त्यागने के बारे में सोचना चाहिए और अमल करना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, मैं चाहूँगा कि आप उसे अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट भी डालें। धन्यवाद।